हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे दिव्यांगता से संबंधित कुछ योजनाएँ। आप विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक बनेंगे तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आज का पहला हम देखेंगे योजना जो बनाई गई थी दिव्यांगता के क्षेत्र में। तो सबसे पहला है दिशा योजना। तो यह क्या था? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में शामिल 4 प्रकार की विकलांगताओं से युक्त 0 से 10 वर्ष की आयु समूह वाले बच्चों के लिए यह योजना है। कितने वर्ष के लिए है ये? 0 से 10 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं। और कौन बच्चे? जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम क्या है? एनटी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो कि 1999 में आया था। तो उसमें 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं, आप पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उन 4 प्रकार की दिव्यांगताओं से अगर कोई बालक ग्रसित है जो कि 0 से 10 वर्ष का है, तो उन बच्चों को दिशा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। दिशा योजना का लक्ष्य दिशा केंद्र स्थापित करना है, ताकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित 0 से 10 वर्ष की आयु समूह वाले व्यक्तियों के लिए बाल्यकाल में ही चिकित्सा प्रशिक्षण और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सहायता प्रदायगी के जरिए शीघ्र हस्तक्षेप उपलब्ध कराया जा सके। शीघ्र हस्तक्षेप का मतलब यहाँ पर है, आप पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और हमने क्लास में पढ़ाया था कि अगर उसमें कोई दिव्यांगता है, बालक में लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनका शीघ्र अतिशीघ्र उपचार करवाना, तो वही होता है शीघ्र हस्तक्षेप। विकास क्या है? यह दिन में देखभाल की योजना होती है। ये अगली योजना है आपकी विकास योजना। ये भी दिव्यांगता के क्षेत्र में है। तो यह है देखभाल की योजना होती है ये, जिसका उद्देश्य 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांगजनों में अंतरवैयक्तिक एवं रोजगार परक कौशल की वृद्धि के लिए अवसरों का विस्तार करना। ठीक। अगली योजना है समर्थ योजना। तो इसमें क्या है? इस योजना का उद्देश्य अनाथों अथवा लावारिसों, जो लावारिस होते हैं, और संकटग्रस्त परिवारों और बीपीएल तथा एलआईजी परिवारों से आने वाले विकलांगजनों और ऐसे निराश्रितों को राहतकारी देखभाल उपलब्ध करवाना है। मतलब जो भी सबसे निचले तबके के लोग आते हैं, बहुत ही गरीब लोग आते हैं, विकलांग लोग आते हैं, अनाथ होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, उनके लिए यह योजना बनाई गई है। कौन सी है? समर्थ योजना। ठीक। अगली योजना है घरौंदा। ये वयस्कों के लिए सामूहिक गृह योजना है। ठीक है। इसमें क्या होता है? तो घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तता व्यक्तियों को आजीवन आवास की सुविधा के साथ देखभाल की पर्याप्तता एवं उत्तम सेवाओं से युक्त स्वीकार्य जीवन स्तर की सुविधाओं के साथ साथ प्रोफेशनल डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो घरौंदा योजना से आप क्या समझे कि उन वयस्कों के लिए योजना बनाई गई है जिसमें वो अगर लकवा से ग्रस्त है, मानसिक मंदता है या बहुविकलांगता से ग्रसित हैं, तो ऐसे वयस्कों को आजीवन आवास की सुविधा दी जाए, उनकी देखभाल करी जाए और उनके लिए उत्तम से उत्तम सेवाएं उपलब्ध हों, और जो प्रोफेशनल अच्छे डॉक्टर होते हैं वो उनके लिए उपलब्ध हों। ये ऐसे वयस्कों के लिए घरौंदा योजना बनाई गई थी। ठीक। आगे हम देखेंगे निरामय योजना। इसका अगले का क्या नाम है? निरामय योजना। तो इसमें है यह इस योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, स्वपरायण, मस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तता, बहुनिशक्तता यानी मल्टीपल डिसबिलिटीज जिसमें होती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुनिशक्त कहते हैं। तो व्यक्तियों को किफायती कीमत पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ठीक। ये हो गई निरामय योजना। तो इसका क्या मतलब होता है? निरामय योजना में ये है कि ऐसे व्यक्ति जो कि मस्तिष्क की पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुनिशक्तता से ग्रसित हैं, तो उनको एक किफायती कीमत पर स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, जो जो स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं होती हैं, वो उनको प्रदान की जाए। ठीक। आगे हम देखेंगे अगली योजना का नाम है सहयोगी योजना। तो सहयोगी योजना में क्या है देखते हैं। तो इस योजना का लक्ष्य है प्रशिक्षण प्रदान करने और स्व सेवा प्रदाताओं की कुशल जनशक्ति निर्मित करने के लिए स्व सेवा प्रदाता कक्ष स्थापित करना, ताकि विकलांगता युक्त व्यक्तियों को और उनके जरूरतमंद परिवारों को पर्याप्त एवं पोषण परक देखभाल प्रदान की जा सके। ठीक। आगे अगली योजना है हमारी ज्ञान प्रभा योजना। तो इसमें क्या है? इस योजना का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि, यहाँ पर आर्टिज्म माँ होगा, सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि और एकाधिक विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को शैक्षिक पाठ्यक्रम जैसे स्नातक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। ज्ञान प्रभा योजना का लक्ष्य क्या है कि जो विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए, उनको क्या करना है? उनके लिए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई और उनको ऐसी पढ़ाई कराना जिससे कि उनको व्यवसाय मिल सके, तो ये सुविधाएं उनको देना है। आगे की हम देखते हैं प्रेरणा योजना। प्रेरणा राष्ट्रीय न्यास की विपणन योजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पादों व सेवाओं की बिक्री के लिए व्यवहार्य और व्यापक माध्यमों का विकास करना है। प्रेरणा योजना का मुख्य लक्ष्य यही है कि जो भी विकलांग व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा अगर कोई चीज़ निर्मित की जा रही है, तो उनका सही कीमतों पर उनकी बिक्री हो सके। ऐसे माध्यमों का हमें ऐसे माध्यम के जरिए हम उन्हें जोड़ें, जिससे कि उनकी अच्छी कीमतों पर जो वो वस्तुएं निर्मित करते हैं, उनकी बिक्री हो सके। ठीक है। अगला आगे हम देखते हैं अगली योजना है संभव योजना। तो इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक ऐसे नगर में अतिरिक्त संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाए जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक है। कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक हो। ठीक है।
इन केंद्रों में सहायक सामग्री व सहायता उपकरणों, सॉफ्टवेयर एवं अन्य सामग्री को समन्वित और संकलित किया जाएगा और उनको प्रदर्शित करने तथा चलाकर दिखाने का प्रावधान होगा। तो ये थी संभव योजना। आगे हम देखते हैं, अगली योजना है बढ़ते कदम योजना। तो यह योजना राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्था को ऐसी गतिविधियों का संचालन करने में मदद करेगी जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाली विकलांगताओं के बारे में जागरूकता फैलाती है। राष्ट्रीय न्यास जो एनटी एक्ट में 4 विकलांगताएं हैं, उनके बारे में इस योजना के द्वारा जागरूकता फैलाना है। ठीक है, अगली योजना देखते हैं, सुगम्य भारत योजना। तो सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्यास एवं अधिकारिता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 3 दिसंबर 2015 को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया गया था। सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम्य भारत अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। अगला पॉइंट है, दिव्यांग जन समान अवसर एवं अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 44, 45 और 46 के अंतर्गत परिवहन और निर्मित वातावरण में गैर भेदभाव का प्रावधान है। मतलब जो दिव्यांग लोग होंगे उनके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, ये जो धाराएं दी गई हैं इसके अंतर्गत। फिर आगे देखते हैं, सुगम्य भारत अभियान के द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का लक्ष्य एक समावेशी समाज विकसित करना है। समावेशी समाज का मतलब होता है कि जहां पर सामान्य लोग और दिव्यांग लोग एक साथ रहते हों बिना किसी भेदभाव के। अगला है निर्मित वातावरण सुगम्यता, परिवहन प्रणाली सुगम्यता, सूचना और संचार इको प्रणाली सुगम्यता सुगम्य भारत अभियान के अवयव हैं। ठीक, आगे देखते हैं, सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सार्वजनिक और निजी परिवहन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए एक समान अधिकार प्रदान करने पर केंद्रित है। निर्मित वातावरण सुगम्यता के अंतर्गत इमारतों के साथ रैंप, गलियारों, फुटपाथों, पार्किंग, प्रवेश द्वार, आपातकालीन निकासों, शौचालय और पैदल यात्री यातायात के प्रवाह को रोकने वाली बाधाओं को भी शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्य क्या क्या हैं। नंबर 1 है, सबसे महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुगम्यता जांच करना और उन्हें पूर्ण सुगम्य इमारतों में बदलना। पूर्ण सुगम्य इमारतों में मतलब जितनी भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे सरकारी अस्पताल है, सरकारी सड़कें वगैरह हैं और रेलवे स्टेशन है, तो उनको इस तरह से बनाना है कि वहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति अगर जा रहा है तो वो आराम से वहाँ पर चल फिर सके, उसे कोई समस्या ना आए वहाँ पर। तो दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल इन जगहों को बनाना है। ठीक है, नंबर 2 है, सभी अंतर्राष्ट्रीय के स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन वाहकों की सुगम्यता जांच करना एवं उन्हें पूर्ण सुगम्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक परिवहन वाहकों में बदलना। मतलब वही चीज़ है, इस तरह से उनको बनाना ताकि दिव्यांग व्यक्ति, सामान्य व्यक्तियों के साथ साथ में दिव्यांग व्यक्ति भी सहूलियत से वहाँ पर आ जा सकें। ठीक है, अगला है, सरकारी वेबसाइटों एवं सभी सार्वजनिक दस्तावेजों केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों के 50% की सुगम्यता जांच करना एवं मार्च 2017 तक उन्हें पूर्ण रूप से सुगम्य और वेबसाइट एवं दस्तावेजों में परिवर्तित करना। ये डाटा थोड़ा पुराना लिखा हुआ है, मार्च 2017। आगे देखते हैं, CWSN का पूर्ण रूप। CWSN आपने फुल फॉर्म वाली वीडियो में देखा होगा। CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये टेट का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। CWSN का फुल फॉर्म चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसको याद कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब आया था, 1987 में पारित हुआ। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में पारित हुआ, ये आपको याद करने हैं सन जो है। फिर भारतीय पुनर्वास अधिनियम RCI एक्ट, यहाँ पर आर होगा, RCI एक्ट वर्ष 1992 में पारित हुआ, 22 जून 1993 से लागू हुआ। अगला है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम PWD एक्ट वर्ष 1995 में पारित हुआ था। फिर अगला है, अधिनियम 7 फरवरी 1996 में लागू हुआ। तो ये पारित हुआ था 1995 में और लागू हुआ था 7 फरवरी 1996 में। कौन सा, PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार बता चुके हैं। फिर आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत जो हमारा ये PWD एक्ट है, इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं। तो उन दिव्यांगताओं के नाम देखते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है अंधत्व, जिसे ब्लाइंडनेस कहते हैं। फिर अगला है अल्पदृष्टि, फिर श्रवण बाधा, मानसिक विकलांगता, मानसिक रोग, फिर है गामक बाधा और लास्ट है कुष्ठ रोग वाला। ठीक है, कुष्ठ रोग है लास्ट में, या कोढ़ उपचारित इसमें लिखा है। फिर आगे देखते हैं, ये आपकी 7 प्रकार की दिव्यांगताएं हो गई, इनको आपको नाम याद करने हैं कौन सी किसमें शामिल है। और एनटी एक्ट में कितने शामिल हैं बता चुके हैं, 4 शामिल हैं। उनके नाम आप लोग एक बार फिर से देख लेना, चारों के नाम और याद कर लेना। फिर देखते हैं, 16 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 में पारित हुआ। यह वर्ष 1995 में विकलांग व्यक्ति अधिनियम का स्थान लेगा। इसमें 21 प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है।
विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांगों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार के अक्षमता वाले व्यक्ति को विकलांग या दिव्यांग कहा जाता है। अब विकलांग नहीं कहा जाता है, विकलांग शब्द को हटा दिया गया है। अब विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग होता है हर जगह पे। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम वर्ष 1999 में पारित हुआ। इसे संक्षेप में एंटी एक्ट 1999 भी कहते हैं। इसमें वही देखिए आगे 4 प्रकार की जो दिव्यांगता शामिल है, इसमें नाम दिए गए हैं। 4 कौन कौन सी हैं? स्वालीनता है, मानसिक विकलांगता है, प्रमस्तिष्क पक्षाघात है और बहुविकलांगता है। तो मानसिक विकलांगता आपका पीडब्ल्यूडी में भी शामिल है, दोनों में है, एंटी एक्ट में और पीडब्ल्यूडी में मानसिक विकलांगता शामिल है। आगे देखते हैं। विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी 2006 को पारित हुआ। फिर कुछ संस्थान दिए गए हैं, कौन से कहाँ पर है, जैसे यह राष्ट्रीय विकलांग संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में है, फिर राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता में है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक में है, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई में है। ये कुछ संस्थान हैं, आप याद कर लेना कौन सा कहाँ पर है। फिर आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक, दिव्यांगजनों के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अधिनियम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसका शॉर्ट में कहें UNCRPD, को भारत ने वर्ष 2007 में स्वीकार किया था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है, इसी में से ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सुगम्य भारत अभियान किसके लिए चलाया गया था? तो आप अभी पढ़कर आए हैं, किसके लिए था? दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों के लिए था। फिर है इसकी व्याख्या है, सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया देशव्यापी अभियान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुगम्य भारत अभियान का कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है ये बताना है। तो नहीं है कौन सा? दिव्यांग व्यक्तियों को मानसिक पेंशन देना, ये उद्देश्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुगम्य भारत अभियान का कौन सा उद्देश्य नहीं है? फिर से नहीं पूछ, नहीं, ये वही रिपीट क्वेश्चन है, फिर से वही है, ये क्वेश्चन हो चुका। आंसर है वही कि मानसिक पेंशन वाला, ये गलत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लीजिए। सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम्य भारत अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, विकलांगजन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1995 में पारित हुआ था, वही PWD 1995 में। फिर इसकी व्याख्या, विकलांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 1995 में पारित किया गया था। इसे निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुगम्य भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, तो सभी जितने भी दिए गए सब सही हैं, क्या क्या है? तो सभी घरेलू हवाई अड्डों को पूर्ण सुगम्य हवाई अड्डों में बदलना, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनके अकॉर्डिंग हवाई अड्डों को बनाना ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो आने जाने में। फिर अगला है, 2018 तक 50% रेलवे स्टेशनों का सुगम्य रेलवे स्टेशनों में परिवर्तन करना। वर्ष 2017 तक संपूर्ण सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य वेबसाइटों के रूप में परिवर्तित करना। 2017 तो हो चुका है, तो इसमें तक काम हुआ होगा। ठीक है, आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। सुगम्य भारत अभियान के निम्न लक्ष्य हैं, इसकी व्याख्या नहीं दी गई है, ये इसी की व्याख्या है। तो इसके लक्ष्य हैं क्या क्या है देखते हैं। सभी घरेलू हवाई अड्डों की सुगम्यता जांच करना है, उन्हें मार्च 2018 तक पूर्ण सुगम्य हवाई अड्डों में बदलना। ये वही है जो भी आप ऊपर पढ़ के आए हैं, अब इसकी व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 में कब संशोधन किया गया था? जो 1995 में आया था PWD, तो इसमें संशोधन कब हुआ था? तो बताएंगे 2016 में संशोधन हुआ था। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया। यह विधेयक 21 वर्ष पुराने दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण था पूर्ण सहभागिता एवं अधिनियम 1995 का स्थान लेगा। फिर से ये वही रिपीट है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकलांग बच्चों के लिए वर्ष तक, मतलब कितने वर्ष तक, यहाँ पे बताना है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तो 6 से 18 वर्ष तक के जो भी विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे जो 6 से 18 वर्ष के हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, सरकार द्वारा दिया गया है। तो विकलांग या दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ईयर याद कर लेना, पूछा जाता है किस ईयर तक, तो 6 से 18 ईयर तक। अगला क्वेश्चन है, सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? अभी बताया है 4% कर दिया गया है, पहले 3 था अब 4 हो गया है। फिर आ गया है CWSN का फुल फॉर्म, फिर से पूछा गया है, तो आप बताएंगे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये फुल फॉर्म होता है। अगला देखते हैं, दिशा बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना थी ये दिशा, यह किससे संबंधित थी? तो ये 0 से 10 वर्ष तक के बालकों से संबंधित थी योजना। आगे देखते हैं, विकास योजना किससे संबंधित थी? तो विकलांग बच्चों के लिए है विकास योजना।
विकास योजना दिन में देखभाल की योजना है जिसका उद्देश्य 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग या दिव्यांग जनों में अंतर वैयक्तिक एवं रोजगार परक कौशल की वृद्धि के लिए अवसरों का विस्तार करना है। अगला क्वेश्चन है अनाथों अथवा लावारिसों, संकटग्रस्त परिवारों और बीपीएल तथा एलआईजी परिवारों से आने वाले दिव्यांग जनों और ऐसे निराश्रितों को राहतकारी देखभाल उपलब्ध कराने वाली योजना है। अभी इसके ऊपर इसको डिटेल में बता चुके हैं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आंसर पता होगा। कौन सी योजना है? तो ये समर्थ योजना है। ठीक है, समर्थ योजना में क्या था, एक बार फिर से सुन लीजिए। समर्थ योजना राहतकारी देखभाल योजना का उद्देश्य अनाथों अथवा लावारिसों, संकटग्रस्त परिवारों और बीपीएल तथा एलआईजी परिवारों से आने वाले दिव्यांग जनों और निराश्रितों को राहतकारी देखभाल उपलब्ध कराना है जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत शामिल 4 दिव्यांगताओं में से कम 1 से ग्रस्त हैं। अगला क्वेश्चन है घरौंदा योजना किसके लिए थी? वयस्कों के लिए सामूहिक गृह योजना है। उसका उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है बी, विकलांग व्यक्तियों के लिए आजीवन आवास सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन बढ़ते कदम संबंधित है। बढ़ते कदम योजना थी ये जागरूकता एवं समुदाय से मेलजोल। इसकी व्याख्या देखते हैं। बढ़ते कदम जागरूकता एवं समुदाय से मेलजोल से संबंधित योजना है। यह योजना राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्था को ऐसी गतिविधियों का संचालन करने में मदद करेगी जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाली विकलांगताओं के बारे में जागरूकता फैलाती है। अगला है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में समाहित 4 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं। कौन सी हैं? तो ये सभी हैं आपकी है ये स्वप्राणिकता और मानसिक मंदता और मस्तिष्क पक्षाघात, ये इसमें 3 ही दी गई हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय न्यास अधिनियम एनटी एक्ट है, उसमें 4 प्रकार की दिव्यांगताएं कौन कौन सी है? ये होती है स्वालीनता या ऑटिज्म जिसे बोलते हैं, स्वालीनता या एएसडी भी शॉर्ट में कहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म होता है। और होती है मानसिक मंदता और इसके बाद मस्तिष्क पक्षाघात होता है। और बहुविकलांगता भी इसी में शामिल है। ठीक है, तो इसका डिटेल है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में 4 दिव्यांगताएं कौन सी अभी बताई ऊपर? स्वालीनता हो गई, मानसिक मंदता, मस्तिष्क पक्षाघात और बहुविकलांगता, ये 4 शामिल हैं। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें दिव्यांगता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे और जो कुछ डिटेल में बताना था वो बता दिया है। और अभी इसका अगला पार्ट और आएगा जिसमें थोड़ा और बचा है, वो भी पूरा हो जाएगा दिव्यांगता से संबंधित। तो ये आपके जो टीचिंग एग्जाम होंगे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके डीएड में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस से। ये सब आपके सिलेबस में है पूरा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आज के लिए थैंक यू। ओके।